हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, अब तक हमने FYGC से रिलेटेड कॉमर्स सेक्शन की वीडियोस पुटअप की। आज हम 12th स्टैंडर्ड की वीडियोस पुटअप कर रहे हैं। जिस तरह आपने हमारे FYGC के वीडियोस को देखा, लाइक किया, पसंद किया, आई होप 12th स्टैंडर्ड की भी वीडियोस आप देखोगे, लाइक करोगे, पसंद करोगे और अगर ऐसा लगे कि वो बहुत यूजफुल है तो आप दूसरों को शेयर भी करें। ठीक है। So with this, I am starting with my SYGC section. आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक की बात करेंगे SYGC में। आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है SYGC सेक्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम ये समझे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपको पहले कुछ और चीजें समझाना चाहूंगा। आइए एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये मैं ही हूं, मिस्टर संतोष, और मान लीजिए फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड माया, मिस माया, बराबर। हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बड़े होकर मैं बिजनेसमैन हो गया, मेरी अच्छी खासी ज्वेलरी की शॉप है, बराबर। माया मेरी फ्रेंड है, ओके। अच्छा, एक दिन ये माया मेरे शॉप में आती है और कहती है, सुनिए जी, कुछ चीजें खरीदनी है आपके यहाँ से, शॉपिंग कर लूं आपके दुकान से। मैंने बोला, माया जी कीजिए ना, शौक से कीजिए, अरे आप ही की दुकान है, जो चाहिए वो लेकर जाइए। ओके। तो माया ने कुछ चीजें पसंद की और मुझे बोला, ये पैक कर दें सब। चलिए, हमने पैक कर दिया। हमने ये पैक कर दिया और पैक करने के बाद मिस माया ये लेकर जा रही है, बराबर है। तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने सेल्स किया हाँ या ना? मैंने गुड्स बेचा हाँ या ना? बेचा, यस। तो दोस्तों, मैंने गुड्स सेल तो कर दिया, मान लीजिए कि ₹30,000 का। माया ने मुझे इसके बदले में 30,000 रुपया क्या दिया? कैश दिया, पैसा दिया। तो दोस्तों, मैंने माया को गुड्स दिया, माल बेचा, और माया ने इसके बदले में मुझे 30,000 रुपए कैश दिए। तो बताइए, माया ने मुझे 30,000 कैश दिए, फिर 30,000 रिसीव, 30,000 रिसीव्ड किया मैंने माया से। तो जरा आंसर दीजिए, मैंने माया को सेल किया, तो कहना है से संतोष यहाँ पे सेलर है, हाँ सर। और माया यहाँ पे बायर है, हाँ सर। ठीक है। संतोष ने सेल्स किया, हाँ सर। माया ने परचेज किया, हाँ सर। नाउ ये सेल्स या परचेज कैश में हुआ, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, बराबर। तो अब बताओ, जब मैंने गुड्स दिया, पैसा लिया, कैन आई से दिस इज कैश ट्रांजेक्शन? कैश में डीलिंग हुआ है, यस और नो? हाँ सर, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। अगर हम इसके एंट्री की बात कर ले, तो संतोष बोलता है माल सेल्स किया है, पैसा आया है। तो संतोष विल पास एन एंट्री, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इनकम। वहीं पे माया की बात करूं, तो माया क्या एंट्री पास करेगी? अगर माया ने हमसे खरीदा तो माया कह देगी, सर परचेज किया है, पैसा गया है, परचेज एक्सपेंस डेबिट टू कैश। चलिए, ये बताइए, ये कैश पे डीलिंग हुआ, यस और नो? हाँ सर, कैश में डीलिंग।
ध्यान से बताइए, क्या संतोष माया को याद रखता है कैश सेल्स में? जी नहीं। क्या माया संतोष को याद रखती है? जी नहीं। क्योंकि क्योंकि ये लेन देन पूरा हो चुका है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, पर्पस पूरा हो गया है। सीधा सेल्स किया, गुड्स गया, पैसा आया, और ये बोलती है माल लिया, पैसा दिया। ना तो संतोष चंदा को याद रखता है, और ना ही माया को याद रखता है, और ना ही माया संतोष को याद रखती है। बराबर है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश में डील हो गया, तो हम पार्टी को याद नहीं रखते। बराबर, यहां तक बात क्लियर है? ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, पर्पस कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेन देन भी बराबर हो गया। तो दोस्तों ये तो कैश ट्रांजैक्शन था। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लो। आगे चलता हूं, यही एग्जाम्पल को आगे कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 2 आगे लेके जा रहा हूं फ्रेंड्स। वही संतोष और वही माया। एक दिन ऐसा भी आया कि ये माया वापस से दुकान पे आती है मेरे, और कहती है हमें कुछ चीज चाहिए, आपके यहाँ से खरीद लूं, शॉपिंग कर लूं। हमने कहा माया जी जो चाहिए वो लेके जाइए, आइए आप ही की दुकान है, जो चाहिए वो लेके जाइए। तो अगेन इस बार मैंने गुड्स फिर से बेचा, इस बार फिर से सेलिंग हुई है, यस और नो? बराबर है। इस बार उन्होंने जो चीजें ली, सेलिंग किया मैंने, इस बार का गुड्स सेल किया, माल चेक किया, तो उन्होंने कुछ सेल ऑफ रुपीज 80,000, कितने का माल बेचा? 80,000 का। माया जी जब जाने लगी, तो माया जी कहती है चलो ठीक है हम चलते हैं। तो अब मैंने माया को बोला अब जा रही हो, पैसा कौन देगा? पैसा दो, माल खरीदा है तो। माया ने कहा कि देखिए ऐसा है, अभी पैसा नहीं है, 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगे। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद पैसे दे दूंगे। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, माया हमारी कस्टमर है, तो क्या मैं इसे उधार में माल बेच सकता हूँ? यस और नो? क्या मैं उधार में माल बेच सकता हूँ? यस, बेच सकते हैं सर, उधारी में होता है। तो दोस्तों कैन आई से दिस एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? उधारी में डीलिंग हुआ? हाँ सर, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, सिर्फ माल बेचा है, पैसा 2 महीने बाद मिलेगा। तो कहना इससे ये क्रेडिट पीरियड पे हुआ है, क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। चलिए अब बताइए फ्रेंड्स, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ध्यान से बताइए, संतोष सेलर ही है, माया बायर ही है। बराबर, संतोष ने सेल किया है, माया ने परचेज किया है। फ्रेंड्स इस बार अगर आप ध्यान से सोचो, उधारी में बेचा तो सेल्स तो किया, इनकम क्रेडिट, पर क्या पैसा आ रहा है? नहीं। अब संतोष किसको याद रखेगा? फटाफट से बताओ, अब संतोष किसको याद रखेगा? संतोष माया को याद रखेगा, हाँ या ना? सारे बच्चे बताएंगे। मैं माया को याद रखूंगा, हाँ सर, क्योंकि माया से पैसा लेना है, वो हमारी डेटर है। बराबर है, डेटर हमेशा डेबिट। तो अब अगर आप एंट्री देखेंगे दोस्तों, अब अगर आप एंट्री सोचेंगे, तो हमारा एंट्री कैसे होगा? ध्यान से सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारा एंट्री माया अकाउंट डेबिट, माया से पैसा लेना है, सेल्स, कैश टू सेल्स नहीं, माया टू सेल्स। यानी संतोष ने माया को याद रखा क्योंकि माया से पैसा लेना है, वो हमारी डेटर है, डेबिट। तो अगर संतोष ने माया को याद रखा, तो माया किसको याद रखेगी? बोलो, माया भी याद रखेगी? हाँ सर, क्यों नहीं याद रखेगी, माया भी जरूर याद रखेगी। किसको? संतोष को। बराबर है, यस, उसने परचेस तो कर लिया, पर पैसा अभी दिया नहीं है, पैसा देने का बाकी है। तो माया बोलती है परचेस, गुड्स आया, एक्सपेंस डेबिट, लेकिन पैसा नहीं गया, टू कैश के बजाय वो किसको याद रखेगी? संतोष को। तो बोलिए ध्यान से, उधारी के लेन देन में क्या हम पार्टी को याद रखते हैं, हाँ या नहीं?
यहाँ पे हमने जिसको सेल्स किया उसको याद रखा, और माया ने हमसे परचेस किया तो माया ने हमें याद रखा। तो कहना ऐसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हम पार्टी को याद रखते हैं, बराबर, क्योंकि सेल किया है तो पैसा लेना है, अगर परचेस किया है तो पैसा देना है। तो कैश ट्रांजेक्शन में पर्पस पूरा हो जाता है, लेकिन क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पर्पस पूरा हुआ? जी नहीं, अभी तक ये पेमेंट हुआ नहीं है, इस लेन देन का पर्पस बाकी है, पैसा अभी बाकी है दोस्तों। तो बताइए कितने महीने बाद पैसा मिलेगा? सर 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद संतोष जा रहा है किसके पास? मिस माया के पास गया। मिस माया ने कहा, 2 महीने बाद जब पैसा लेने गए तो माया ने कहा, देखा पूछा, बोला क्या है भाई, क्या काम है? तो हमने बोला कुछ नहीं, सोचा आपसे मिलते चलो। तो माया बोलती ऐसे मिलने को आने का नहीं। तो हमने कहा अरे माया तुम इतने बदल गई, चलिए हम आपको साफ ही बता देते हैं, आपने जो हमारे से 80,000 का माल लिया था उसका पैसा दे दीजिए, पैसा लेने आए हैं। तो माया ने कहा कि नहीं, हमने 2 महीना नहीं, हमने 3 महीना बोला था। कितना महीना बोला था? 3 महीना। तो मैंने बोला अरे यार ये तो झूठ है, आपने 2 महीने का वादा किया था, अब 3 कहां से हो गया? बिल पे 2 महीना लिखा है। तो उसने कहा कि ये बिल तो आपने बनाया है, आपने अपनी मर्जी से लिख दिया, मैं तभी भी आपको कह रही थी कि 3 महीना 3 महीना 3 महीना, और मैंने आपको बोला था कि 3 महीने बाद दूंगी। अब बताइए माया झूठ बोल रही है, लेकिन लेकिन क्या कहीं पे ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित करे कि माया ने ही 2 महीने बाद देने का ऐसा बोला है? जी नहीं। बिल बिल किसने बनाया? संतोष ने बनाया। समझ में आया? उसकी सिग्नेचर होती है बिल पे। तो दोस्तों ये प्रॉपर प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई सर, ये पैसा तो दे नहीं रही। अगर ऐसा है तो सर मैं कल 3 महीने के बाद आऊंगा, तो शायद 3 महीने के बाद भी ना दे। तो ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। फिर बोले 4 महीना, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये साबित किया जा सके कि अगर माया मुझे 2 महीना कह रही है तो ये साबित कर सके कि 2 महीने बाद पैसा देने का है, बराबर है। और अचानक जब ये सब चल रहा होता है तो जोर से अलार्म बजता है, और मैं देखता हूं कि यार मैं तो सोया था, ख्यालों में था। ओहो, मतलब माया नाम का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, वो आई नहीं ना, उसे हमने कुछ बेचा है। ये लो भाई, मैंने बोला चलो 80,000 रुपए थोड़े सेफ है, चलो भाई अच्छी बात है। लेकिन सुबह के सपने अचानक सच भी होते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने क्या देखा उस दिन जब मैं शॉप पे गया, तो देखा माया आ रही है, माया आ रही है, माया मुझसे मिली और कहती है मुझे कुछ शॉपिंग करना है। मैंने बोला कर लीजिए। माया ने वही वही चीजें खरीदी जो मैं सपने में देख रहा था। ओ लो, इसने खरीद भी लिया, 80,000 रुपया हो भी गया, यानी सपना सच हो रहा है। अब बताइए, माया जब जाने लगी तो मैंने बोला माया जी पैसे दे दो, तो माया जी कहती है पैसे 2 महीने बाद दूंगी। मतलब मैंने कहा आप उधारी पे खरीद रही हो? तो बोले हाँ, इस बार मुझे उधारी पे बेच दो, मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अब बताइए दोस्तों, क्या मैं माया को 2 महीने के उधारी पे दे दूं? नहीं ना, डर लग रहा है ना आपको, बराबर, मुझे भी डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? पता नहीं 2 महीने बाद जाऊंगा तो बोले कि नहीं नहीं, 3 महीने बाद बोला था, 4 महीने बाद बोला था। तो तब मैंने उसे कहा तो कितने महीने बाद पैसे देगी? 2 महीने बाद। सेल्स तो मैं नहीं रखूंगा, अगर मैं सबको उधारी में बेचना बंद कर दूंगा तो मेरा सेल्स रुक जाएगा, इनकम रुक जाएगा। इसलिए सेल्स तो उधारी पे चलता ही है दोस्तों, बराबर है। सेल्स धंधा तो चलाना ही है, हर बार कैश में बिक्री हो जरूरी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो कितने महीने बाद पैसे देगी? तो उसने कहा 2 महीने बाद दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, तुम लिख के दो कि 2 महीने बाद पैसा दोगी। तो मिस माया कहती है जी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे मैं दे दूंगी ना, मेरा नाम माया है, माया। कुछ समझ में आया? हमने बोला सब समझ में आया है, पर हम आपको क्या बताएं हमारे मन पे क्या है छाया। कैसे बताएं कि हमने सपने में देख रखा था, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो हमने माया को कहा हम कुछ नहीं जानते, तुम हमें बताओ, तुम हमें लिख के दो कि तुम 2 महीने बाद पैसे दोगी। ओके। तो फिर माया ने कहा ठीक है, चलिए पैसे किसको चाहिए? तो मैंने कहा मुझे चाहिए। तो माया कहती ठीक है, तो तुम लिखिए, मैं साइन करती हूँ ना कि हाँ मुझे 2 महीने बाद पैसा देना है। तो यहाँ पे
सेलर जो संतोष है वो जाता है और फटाफट एक कागज पे कुछ ड्रॉ करता है। देखिएगा क्या ड्रॉ करता है दोस्तों, फटाफट से। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिए आप, ये ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया। ओके सर, आप तो ड्रॉ कर रहे हो बिल्कुल। ये देखिए फटाफट से, फटाफट से यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए हम लोग। और यहाँ पे आ जाए तो मैं जब बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने मेरा नाम लिख दिया। क्या नाम लिख दिया? संतोष। और मैंने मेरा एड्रेस डाल दिया मुंबई का। और मैंने डेट डाल दी। मान लीजिए आज का डेट क्या है, तो 21 जून है, 21 जून 2021। ओके। और यहां पर कितने रुपए का बिल था? 80,000 रुपए का बिल था। तो 80,000 रुपए इधर लिख दिया फ्रेंड्स, 80,000 मैंने लिख दिया। ओके। उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया, चलिए 2 महीने बाद उसने वादा किया था, तो मैंने लिख दिया 2 months आफ्टर डेट, 2 months आफ्टर डेट पे टू मी, मुझे तू पे करेगी, पे टू मी और माय ऑर्डर, या मैं जिसे बोलूं उसे, और माय ऑर्डर, और माय ऑर्डर, मुझे या मैं जिसे बोलूं उसे तू पे करेगी द सम ऑफ रुपीज 80,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया। यहां पर आके मैं अपना साइन कर देता हूं। ओके। और यहां पे आके किसको दे रहा हूं, किसके नाम पे बनाया जा रहा है? माया के नाम पे। मान लीजिए वो भी मुंबई की है। ओके। अब मैंने ये बना तो दिया, परफेक्ट। अब दोस्तों यहां पे ये जो बनाया है ये रफ पेपर है, बराबर? हाँ या ना? क्लियर? तो यहाँ पे टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट स्टैंप लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ बोलो फटाफट से? स्टैंप लगा देता हूँ। ठीक है, टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट क्या लगा दिया? स्टैंप लगा दिया, जो मिलते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंप लग गया। ओके। तो ये रफ कागज नहीं है, स्टैंप लगा दिया तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। ओके। अब दोस्तों ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब तक जो बनाया है फ्रेंड्स ये एक्चुअली ड्राफ्ट है। क्या है बोलो? ड्राफ्ट। सर ड्राफ्ट है? हाँ, ड्राफ्ट है दोस्तों। अब मैं ये किसको दूंगा? मिस माया को दूंगा। और माया ये देखती है संतोष मुंबई, हाँ 21 जून, 2 months आफ्टर डेट, हाँ हाँ 80,000 रुपया, हाँ हाँ बराबर है। तो अब माया इसे एक्सेप्ट करती है। क्या करती है बोलो माया? क्या करती है माया? क्या करती है इसे बोलो फटाफट? एक्सेप्ट। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करती है और अपना साइन करती है दोस्तों, साइन। और डेट लिख देती है। मान लीजिए इसी दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, 21 जून 2021, 21 जून 2021, बराबर है। तो चलिए दोस्तों, मैंने बिल बनाया, माया ने उसे एक्सेप्ट किया। जब ये एक्सेप्ट कर लेती है फ्रेंड्स, तब ये बन जाता है, तब ये बन जाता है दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बन जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली हम हेडिंग दे दे रहे हैं, हालांकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनता है? जब एक्सेप्ट होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक ये ड्राफ्ट कहलाता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब एक रफ पेपर जिसपे कुछ ड्राफ्ट किया है, कुछ लिखा है, कुछ ड्रॉ किया है। लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये रहा दोस्तों अपना टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रेंड्स। तो आप मुझे फटाफट से ये बताने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें दोस्तों कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से ट्रांजेक्शन में आ सकता है? कैश ट्रांजेक्शन में कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन? तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज यहां आता है, तो मैं यहां लिखता हूं, यहां पे इन कैश ट्रांजेक्शन आई कैन से बीओई नहीं अराइज होता है, लेकिन इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन
BOE बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज हो सकता है, बराबर है। कैश ट्रांजेक्शन में अगर पेमेंट कर दिया है तो क्या बिल बनाया जाएगा? लेन देन का पेमेंट हो चुका है तो क्या बिल बनाया जाएगा? जी नहीं, लेन देन का पेमेंट नहीं हुआ है तो वहां पे बिल बनाया जा सकता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज अराइजेज इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर? और किस तरह से अराइज हुआ ये आपने देख लिया, प्रोफार्मा देख लिया, उसका फॉर्मेट देख लिया, तो ये है दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर। अगर इस बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन की बात करूं, समझाने की बात करूं आपको, और समझाने की बात करूं दोस्तों, तो कैसे समझेंगे? आ जाओ, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने अभी अभी पढ़ा था उसी की बात कर लेता हूं। डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया गया है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी इसका डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया गया है। किधर दिया गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया गया है फ्रेंड्स। क्लियर? नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज भी ट्रांसफरेबल है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है, एक जन से दूसरे जन को ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों यही इसका एक्चुअल फायदा है इस बिल बनाने का। सभी लोग आपको बोलेंगे नॉर्मली कि बिल इसलिए बनाया जाता है ताकि बैड डेब्ट्स हो सकता है, पैसा मिलने का चांस कम है, रिस्क है, बैड डेब्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये 2 महीने बाद इस बिल का पैसा भी शायद ना मिले, बैड डेब्ट्स तो यहां भी हो सकता है। एक्चुअली इस बिल के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें एक फायदा है ट्रांसफरेबल। ये बिल ट्रांसफरेबल है, किसी और को सेटलमेंट में, पेमेंट में दिया जा सकता है, बराबर है। इसीलिए बहुत से लोग बिल बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। और ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो पास किया, उसी एक्ट में इसका डेफिनेशन बताया गया है फ्रेंड्स। तो आइए डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, बराबर। अ बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a future date. A certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. सर इतना बड़ा डेफिनेशन, बड़ा जरूर है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा जाता है। तो आइए इसे सीखते हैं। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। क्लियर? एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कभी कभी आपको एमसीक्यूज भी आता है अकाउंट्स में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो आंसर आप क्या लिखोगे? 1881, बराबर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। आइए बात करते हैं इसको और समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं और देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इन राइटिंग सबसे बड़ी खासियत, सबसे पहली खासियत याद रखना। फीचर्स की बात कर लूं थोड़ी तो मैं इसकी, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फीचर्स।
पढ़ते जाएंगे और फीचर्स भी लिखते जाएंगे फ्रेंड्स। यहीं से इसके फीचर्स आते हैं। पहली खासियत, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल नहीं, ओरल नहीं। आप देखिए ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है दोस्तों, ये ओरल है कि रिटर्न है? रिटर्न है ना, एविडेंस चाहिए ना, प्रूफ चाहिए ना। क्या मुझसे मिस माया बोलेगी एक काम कर, ओरली बिल बना, तो मैं ओरली बोलूंगा हाँ मेरा नाम संतोष, एड्रेस मुंबई, 21 जून, 80,000 रुपया। मैं बोलूंगा 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 80,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव साइन टू माया मुंबई। वो बोलेगी एक्सेप्टेड, जा बेटा जा, एक्सेप्टेड, जा बिल बन गया, जा 2 महीने बाद आना। क्या कोई प्रूफ है आपके पास ओरल का? जी नहीं। तो फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में होना चाहिए, बराबर। इसीलिए डेफिनेशन भी क्लियर कहता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, और फीचर भी, खासियत भी, इट मस्ट बी इन राइटिंग। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। दोस्तों ध्यान देना, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। सर ये अनकंडीशनल ऑर्डर क्या? इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर यानी मैं संतोष ऑर्डर कर रहा हूं माया को। क्या ऑर्डर कर रहा हूं? ऑर्डर कर रहा हूं, रिक्वेस्ट नहीं, ये प्लीज मुझे पैसा देना, जी नहीं, मैं ये ऑर्डर कर रहा हूं, ये ऑर्डर कर रहा हूं कि 2 महीने बाद आऊंगा और तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर है, याद रखना, और अनकंडीशनल है। यानी जब मैं पैसा लेने जाऊंगा मिस माया के पास, बताइए कितना लेना है, कितना लेना है? 80,000 लेना है, हाँ। तो माया के पास जब मैं जाऊंगा और ऑर्डर कर दूंगा, बिल दिखाऊंगा, मतलब ऑर्डर दूंगा कि भाई पैसा दो, तो माया को जब मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो वो अनकंडीशनल होगा फ्रेंड्स। अनकंडीशनल मतलब क्या फ्रेंड्स? तो माया मुझे 80,000 देनी चाहिए, चाहे वो 10-10 रुपए के नोट में दे, या 2,000 के नोट में दे, 100 के नोट में दे। उधर मैं कंडीशन नहीं डाल सकता, ए नहीं नहीं, मुझे तो 10-10 का नोट ही चाहिए 80,000 के लिए, जी नहीं। मुझे 2,000 ही चाहिए, जी नहीं। 80,000 का मुझे कॉइन ही चाहिए, जी नहीं। आपको वो पेमेंट करना चाहिए, चाहे जैसे भी पेमेंट कर दे। समझ में आया? चाहे जैसे भी पेमेंट करे, चाहे कैश में दे दे, कॉइन्स में दे दे, करेंसी नोट्स में दे दे, बराबर है, कार्ड स्वाइप करके पे कर दे, पेमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पेमेंट। यानी ऑर्डर है, अनकंडीशनल ऑर्डर, आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट, साइंड बाय द मेकर। जो बंदा ये बिल बना रहा है पहले तो वो साइन करेगा ही, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन बाय द मेकर। जो बनाता है वो साइन करता है, जो बनाता है वो साइन करता है। फ्रेंड्स अब देखिए, बिल मैंने बनाया था संतोष ने, तो क्या मैंने यहाँ पे साइन कर रखी है? हाँ सर आपने साइन तो कर रखी है, देखिए बिल्कुल करना ही पड़ेगा, साइंड बाय द मेकर, ओके। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्टिंग मतलब बोलता है कि दिस बिल डायरेक्ट्स, ये बिल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट करता है सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन मतलब कोई ना कोई इंसान जिसका अस्तित्व है, नाम क्लियरली होना चाहिए। द पर्सन शुड बी सर्टेन, मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा है, कौन? कौन? माया। तो माया मतलब एक माया नाम की पर्सन है जिसको ये पे करना है। समझ में आया? आया ना? मैं यहां पे लिख दूं टू होम सो एवर, चलेगा? कोई भी, एनीवन, क्या चलेगा? जी नहीं, द पर्सन जिसको पेमेंट करने को बोलना है मस्ट बी सर्टेन, कोई ना कोई आदमी होना चाहिए, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। फिर चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब कोई शॉप का नाम भी हो सकता है जिसके साथ हमने डील किया, कंपनी का नाम भी हो सकता है, या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। समझ में आया? हाँ के ना? जिसके साथ आप डील करते हो, जिसके साथ खरीदते बेचते हो, वो पर्सन, सर्टेन पर्सन, उसका नाम होना चाहिए, क्लियर कट नाम होना चाहिए। यानी बिल देख के पता चलना चाहिए कि किसे पैसा देने को बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये सब हटा रहा हूं। क्लियरिटी होनी चाहिए, जिसे डायरेक्ट किया जा रहा है, यू मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। तो देखिए, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्टिंग अ सर्टेन
person, यानी the bill should be drawn on the name of certain person. The bill should be drawn on the name of certain person. Certain person. चलिए, यहां तक हमने देख लिया, तो बताइए फटाफट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन. क्या डायरेक्ट करता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या बोलता है उस इंसान को? वो बोलता है टू पे, कि भाई तुम्हें पे करना है, पे करना है ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट. ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट मतलब ऑन डिमांड वाला बिल है तो ऑन डिमांड पे करना पड़ेगा. अगर कोई बिल में पीरियड लगा है तो पीरियड खत्म होने के बाद पे करना पड़ेगा, दैट इज फ्यूचर डेट. ठीक है, ये हम टाइप्स ऑफ बिल में सीखेंगे कि ऑन डिमांड और फ्यूचर डेट में क्या फर्क है. अभी याद रखना है, पे करना वो क्या कहता है? पे करने को कहता है टू पे. कभी ऑन डिमांड, अगर ऑन डिमांड वाला बिल होगा तो ऑन डिमांड पे करना है, या फिर डेट वाला बिल होगा तो फ्यूचर में पे करना है. क्या पे करना है सर? क्या पे करना है? वो बोल रहा है पे करो, पे करो. क्या पे करना है? पे क्या? a certain sum of money. certain sum of money. याद है, जो पेमेंट होने वाली है वो मनी, वो सर्टेन एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? बोलो फटाफट. एग्जैक्ट. द बिल अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. फिक्स्ड. करेक्ट. द बिल अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. दोस्तों, एग्जैक्ट अमाउंट उसमें लिखा होना चाहिए कि कितना पे करना है. एग्जैक्ट, सर्टेन. जैसे इंसान सर्टेन वैसे अमाउंट भी सर्टेन. क्या ऐसा लिख दूं 80,000 प्लस इंटरेस्ट, 80,000 रुपया प्लस ब्याज? ये नहीं चलेगा. ब्याज कितना वो नहीं लिखा, आप मिलाकर लिखिए ना एक ही फाइनल अमाउंट. ऐसा नहीं चलेगा. 80,000 प्लस फाइन, जी नहीं, आपको फाइनल फिगर लिखनी है. फाइनल फिगर, सर्टेन अमाउंट. 80,000 तो 80,000, 81 तो 81, 82 तो 82, 25,000 तो 25,000, 20,000 तो 20,000. यानी द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. फिक्स अमाउंट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप ये समझ ना पाओ कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना पे करना है. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्लियर कट अमाउंट होना चाहिए. सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है. किसको? ध्यान से देखिए. ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. यानी मुझे पे करो जिसने बिल बनाया है, या मैं जिसे बोलूं उसे. मुझे या मैं जिसे बोलूं उसे. और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और टू द बेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी डेफिनेशन क्या कहता है? जिसने बिल बनाया है उसे, या उसने जिसको बोला उसे, या फिर बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब इन फ्यूचर जो भी आपके पास ये बिल लेके आ जाएगा उसको पे कर देना. सोचना नहीं, क्योंकि बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है. एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को ट्रांसफर कर सकता है. आपको नहीं सोचना है कि कहां कहां ट्रांसफर हुआ. आपके पास अगर कोई बिल लेके आ जाता है तो आप उस बिल का पेमेंट कर देना, बिकॉज बिल इज पेएबल टू बेयरर. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल टू बेयरर. आपका उसमें कोई दोष नहीं है. आपके पास जो बिल लेके आ जाएगा यू कैन पे. अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेड पेएबल टू बेयरर. जो बंदा लेके आ जाए उसको पे कर देना. तो दोस्तों हमने समझ गए यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ये एक ऑर्डर है. याद रखना दोस्तों, ये प्रॉमिस नहीं है, ये एक ऑर्डर है. ऑर्डर. एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉमिस रहता है तो उसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ऑर्डर रहता है उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. हमारा टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट नहीं. समझ में आया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन. क्या डायरेक्ट कर रहा है? टू पे. पेमेंट करना है. कभी? ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट. क्या? सर्टेन सम ऑफ मनी. ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. मतलब सर्टेन पर्सन जो है उसको, या उसने जिसको बोला उसे, या फिर बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो दोस्तों हमने सीख लिया बिल ऑफ एक्सचेंज, किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता है ये हमने देख लिया.
और अब जब हमने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो हमें समझ में भी आ रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न, इसमें एक ऑर्डर है, किस चीज का ऑर्डर है, पे करने का ऑर्डर है। क्या पे करने का है? पैसा पे करने का है, बराबर है, किसे? ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, जिसने बनाया उसको या वो जिसे बोल दे उसे, या टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहां तक समझ में आया। फीचर्स आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, द बिल मस्ट बी ड्रॉन ऑन द नेम ऑफ सर्टेन पर्सन, बराबर, एंड द बिल का अमाउंट ऑल्सो मस्ट बी सर्टेन, इट कैन नॉट बी 80,000 प्लस फाइन। फाइन क्या? ये तो गलत हो गया। आप बाद में कुछ भी पैसा मांग लो, जी नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है। एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? हाँ, और लास्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेड पेबल टू बियरर, कैन बी मेड पेबल टू बियरर। तो दोस्तों फटाफट से आते हैं और अब हम पढ़ते हैं पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ते हैं बोलो? पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब इस बिल ऑफ एक्सचेंज में किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रेंड्स, इसमें तीन पार्टीज होती है। कितने पार्टीज होती है? तीन। फटाफट से देखिएगा, तीन पार्टी। पहला पार्टी ड्रॉवर, मैं यहां पे लिख देता हूं। हाउ मेनी पार्टीज? थ्री पार्टीज, थ्री पार्टीज। सबसे पहला फ्रेंड्स ड्रॉवर। ड्रॉवर, ये ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर का बहुत ही सिंपल मतलब है फ्रेंड्स, ड्रॉवर द पर्सन हु ड्रॉस द बिल, द पर्सन हु ड्रॉस द बिल is known as drawer, is known as drawer, the person who draws the bill is known as drawer, जिसने बिल बनाया उसे ड्रॉवर कहते हैं। अगर मेरे को कहना हो तो आई कैन से इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स सेलर इज द ड्रॉवर, इन अदर वर्ड्स सेलर इज द ड्रॉवर, सेलर इज द ड्रॉवर, जो माल बेच रहा है वही बिल बनाता है। ओके, आगे चलते हैं। ड्रॉवी, सर ड्रॉवी कौन? जिसके नाम पे ये बिल बनाया गया उसे ड्रॉवी कहेंगे। द पर्सन ऑन whom the bill is drawn is known as drawee, जिसके नाम पे ये बिल बनाया गया उसे ड्रॉवी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स फ्रेंड्स, इन अदर वर्ड्स किसके नाम पे बिल बनता है? सेलर बिल बनाता है किसके नाम पे? बायर के नाम पे। इन अदर वर्ड्स कैन आई से बायर इज ड्रॉवी, यस और नो? क्विकली टेल मी। इन अदर वर्ड्स बायर इज ड्रॉवी, इन अदर वर्ड्स बायर इज ड्रॉवी, बायर इज ड्रॉवी, यस फ्रेंड्स, परफेक्ट, बायर इज ड्रॉवी, बराबर है। आगे चलते हैं दोस्तों, थर्ड पार्टी, और थर्ड और आखिरी पार्टी है दोस्तों पेई, पेई, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्टी पेई, पेई कौन है? ध्यान से सुनिएगा। द पर्सन टू whom, the person to whom the amount of bill is to be paid, जिस बंदे को बिल का पैसा देना है, द पर्सन टू whom the amount of bill is to be paid, बराबर, इज नोन एज पे, इज नोन एज पे, उसे ही पे कहते हैं। जिसे पेमेंट करना है, जो बंदे को पैसा दे देना है उसे पे कहते हैं, बराबर है। इन अदर वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स फ्रेंड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ड्रॉवर में बी द पे, ड्रॉवर में बी द पे, और क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर में बी द पे, ड्रॉवर में बी द पे और क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर में बी द पे। आइए समझाता हूं,
आइए समझाता हूँ इसको, फिर बात करता हूँ, समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया था वो देखिए, आइए फटाफट चलिए, आइए हम देखते हैं बिल। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पे टू, पे टू दोस्तों क्या लिखा है, पे टू मी, यानी इस बिल में कहा गया है कि मुझे, या मैं जिसे बोलूं उसे पैसे देना, तो पे टू मी मेरा नाम लिखा गया है, यानी ड्रॉवर कौन है, संतोष, और वो बोल रहा है पे टू मी और माई ऑर्डर, मतलब अगर मैं लेने आऊं तो मेरे को पैसा देना है। तो इन दिस केस माया को किसे पैसे देना है, संतोष को, इसीलिए कहा गया मैं ही पेई हूं, मतलब मैं ड्रॉवर भी हूं, मैं पेई भी हूं। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने पे टू मी नहीं लिखा, पे टू मी नहीं लिखा, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए मैं माल बेचता हूं, जिस तरह मैं माया को माल बेचता हूं उसी तरह किसी से खरीदता भी रहूंगा, हाँ या ना, मैं बेचता हूं तो खरीदता भी तो रहूंगा। अगर मैं किसी को बेचता हूं तो पैसा लेना है, तो अगर मैं किसी से खरीदता हूं तो उसको पैसा देना है। तो मान लीजिए मैं प्रिया से परचेस करता हूं तो मुझे प्रिया को पेमेंट करना है, तो मैंने लिख दिया पे टू प्रिया, क्या लिख दिया, पे टू प्रिया और हर ऑर्डर, पे टू प्रिया और हर ऑर्डर। तो बताइए मेरे को इस बार पे कॉल, फटाफट पे कॉल, सर इस बार प्रिया, प्रिया कौन, प्रिया कौन, जिसको मैं पेमेंट करने वाला था, पैसा देने वाला था, मेरी क्रेडिटर, बराबर है, मेरी क्रेडिटर, तो मैंने उसका नाम डाल दिया, तो इस बार पैसा प्रिया को मिलेगा। बनाया किसने, संतोष ने, किसके ऊपर, माया के ऊपर, लेकिन पेमेंट किसको करना है, प्रिया को या वो जिसको बोले उसको, अरे समझा। तो मी लिखा तो ड्रॉवर को ही पे करना है, पे टू किसी और का नाम आ गया, मतलब वो ड्रॉवर का क्रेडिटर था, ड्रॉवर को उसको पैसे देने थे, उसने सीधा सीधा उसका नाम डाल दिया और बोल दिया माया को कि इसको पेमेंट कर देना है। क्लियर, क्लियर, इसीलिए फ्रेंड्स ऐसा कहा गया, क्या कहा गया बोलिए फटाफट से, द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड इज नोन एज पेई। इन अदर वर्ड्स ड्रॉवर में बी द पेई, ड्रॉवर कब पेई रहेगा, ड्रॉवर कब पे रहेगा, जब लिखा रहेगा पे टू मी, अगर पे टू मी लिखा है यानी ड्रॉवर इज पे, बराबर है। लेकिन अगर लिख दिया गया पे टू प्रिया, मुझे प्रिया को पैसा देना था, प्रिया मेरी क्रेडिटर थी, मेरा लाइबिलिटी था, तो मैंने प्रिया का नाम डाल दिया। इन दिस केस क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर इज पे, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर इज पे, बराबर। तो फ्रेंड्स कितने पार्टीज हो सकते हैं फटाफट से बता दो, 3 पार्टीज, फर्स्ट ड्रॉवर, सेकंड ड्रॉवी, थर्ड पे, बराबर है। तो जब हमने इतना पढ़ ही लिया है तो आइए दोस्तों फटाफट से प्रोफॉर्मा इसका सीख लेते हैं, प्रोफॉर्मा इसका सीख लेते हैं दोस्तों, शुरू कर देते हैं। प्रोफॉर्मा बनता कैसे है, आइए फ्रेंड्स प्रोफॉर्मा सीख लेते हैं। ये प्रोफॉर्मा एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के लिए आ जाता है फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह देखिए कि किस तरह आपने इस प्रोफॉर्मा को बनाना है, बराबर से। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका फॉर्मेट रेडी हो रहा है, बॉक्स रेडी कर दिया किसका, ये देखिए फ्रेंड्स आ गया दोस्तों, ये रेडी कर दिया और हम सीखने जा रहे हैं स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम में 5 मार्क्स का इसका वेटेज है फ्रेंड्स, 5 मार्क्स का। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रेंड्स। तो फटाफट से अगर मैं स्पेसिमेन की बात कर लूं तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या हेडिंग लिख देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद दोस्तों हमें ड्रॉवर जो बिल बनाता है उसका ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम आ जाएगा, फिर ड्रॉवर का एड्रेस आ जाएगा, और साथ ही साथ ये बिल जिस दिन बनाया गया, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, वो बिल का डेट आ जाएगा, जिस दिन हम ये बिल बना रहे हैं उसका डेट लिख देंगे, बराबर। सामने दोस्तों सामने यहाँ पे स्टैंप लगा देंगे, क्या लगा देंगे बोलो फटाफट से,
क्या लगा देंगे बच्चों? यस, स्टैम्प, इस तरीके से। और एक और बॉक्स बना दे रहे हैं, किसका सर? अमाउंट का। किसका? अमाउंट का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से आप बॉक्स रेडी कर लोगे और यहाँ पे आके लिख दोगे। क्या लिख दोगे? स्टैम्प। तो असलियत में स्टैम्प लगता है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है रुपीस, और ये बेटा जितने रुपीस का बिल होगा वो आ जाएगा। फाइनली आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पीरियड आफ्टर डेट। जो भी पीरियड रहेगा, 3 मंथ्स तो 3 मंथ्स, 2 मंथ्स तो 2 मंथ्स, 60 डेज तो 60 डेज, 90 डेज तो 90 डेज। पीरियड आफ्टर डेट, पे टू, पे टू, आप लिखोगे पे टू मी और माय ऑर्डर। पे टू मी और माय ऑर्डर। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में पेई का नाम दिया है, किसका नाम दिया है दोस्तों? पेई का नाम अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है, तो फ्रेंड्स इन दैट केस आप किसका नाम लिखोगे? पे टू पेईज नेम, पेई का नाम दिया है। जैसे अपने केस में प्रिया का नाम दिया, तब मैं पे टू मी नहीं लिखूंगा, पे टू प्रिया और पे टू प्रिया और हिज ऑर्डर। और हिज कैसे लिख सकते हैं सर? हर लिखेंगे, बिल्कुल। अगर गर्ल है तो हर लिखेंगे, लड़की है तो हर लिखेंगे, लड़का है तो हिज लिखेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स पे टू मी और माय ऑर्डर, या टू पे टू पेज नेम और हिज ऑर्डर। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। तो दो में से एक ही आएगा, मी और माय ऑर्डर। अगर पेई का नाम अलग से दिया नहीं है, थर्ड पार्टी का नाम दिया नहीं है, तो मी और माय ऑर्डर ही लिखेंगे। अगर थर्ड पार्टी का नाम दे दिया तो पे टू पेज नेम और हिज ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है। द सम ऑफ रुपीज, जो भी रहेगा, डैश 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 आ जाएगा वर्ड्स में, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो इस तरीके से ये रेडी हुआ। यहां पर सिग्नेचर, किसकी सिग्नेचर रहेगी फ्रेंड्स? ड्रॉवर की, साइन बाय द मेकर। तो ड्रॉवर की सिग्नेचर। फिर दोस्तों यहां पर टू, किसका नाम आएगा? ड्रॉवी का नाम आएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ड्रॉवी का एड्रेस आ गया। फाइनली आप ये बताइए, ये सब होने के बाद, ये अभी तक बिल नहीं है, ये क्या है अभी तक? ये ड्राफ्ट है। बिल कब बनेगा? फटाफट से बताओ, बिल कब बनेगा? जब ये बिल क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। तो ये बिल जब माया के पास जाएगा तो माया इस बिल को एक्सेप्ट करेगी। क्या करेगी? एक्सेप्ट। तो ये लाइन ड्रॉ करते हुए फ्रेंड्स यहां पर लिख देती है एक्सेप्टेड। क्या लिख देती है? एक्सेप्टेड। और जैसे ही एक्सेप्टेड लिख के अपनी साइन कर देती है, ड्रॉवी अपना साइन कर देता है, तो दोस्तों अब ये क्या बन गया? बोलो फटाफट। अब ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बन गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। और जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया वो डेट डाल देते हैं, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक बार अगर मैं क्विकली देख लूं, आपको बताऊं तो क्या, तो ध्यान से देखिएगा। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आपके सामने है फ्रेंड्स। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉ, बराबर, सामने स्टैम्प और रुपीस। फिर पीरियड आफ्टर डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर, या फिर पे टू पेज नेम और हिज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीस डैश 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 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। सिग्नेचर ड्रॉवर का, टू ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, और फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। कौन एक्सेप्ट करेगा?
ड्रॉ भी अपना साइन करेगा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, ये जो प्रोफॉर्मा आपके सामने रखा गया है, ये प्रोफॉर्मा को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा बनाना सिखाऊंगा। आज मैंने आपको बिल क्या होता है वो बताया, बिल कैश ट्रांजैक्शन में आता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में वो बताया, और उसका डेफिनेशन पढ़ाने के बाद उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, वो बताया, और उसका एग्जैक्ट स्पेसिमेन, उसका फॉर्मेट समझाया कि किस तरह उसका फॉर्मेट होता है। अब इसको एकदम अच्छी तरह समझने के लिए कुछ परफॉर्मास अगर हम ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत इजी लगेगा और 5 मार्क्स आराम से हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मा आगे सीखने के लिए इसको अगला वीडियो देखते रहें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ऐसा लगे कि हेल्प हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।